बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले बहावल नगर वाला जो वाक़या है, मैंने आपसे कहा था पिछले वीलॉग में तफ़सीलात जब आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। जो अब तक की तफ़सीलात हैं वो ये हैं कि पुलिस को चंगी पड़ी फेंटी लगी है, बहुत मार पड़ी पुलिस वालों को, और पड़नी चाहिए पुलिस वालों को मार। जब गैर कानूनी काम करेंगे तो मार पड़ेगी। इससे पहले लेकिन क्या पुलिस ने पहली मरतबा ये गैर कानूनी काम किया है? देखिए, बेशुमार लोगों के घरों में पुलिस बग़ैर वारंट के दाखिल हुई है। मेरे अपने घर में पुलिस 3 मरतबा बग़ैर वारंट के दाखिल हुई है, दर्जनों की तादाद में दाखिल हुई है, और यूनिफॉर्म के साथ दाखिल हुई है। तो क्या मैं पुलिस को पकड़ के बिठा सकता हूँ, या उनके ऊपर गोली चला सकता हूँ, या उनके साथ लड़ाई कर सकता हूँ? मैंने हमेशा ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया कि रियासती इदारा है, और अगर ये यूनिफॉर्म के अंदर आए हैं, ये गैर कानूनी तरीके से भी आए हैं, तो मैं कानूनी तरीके से इनके साथ लड़ सकता हूँ। अदालत में जाऊँगा, अगले फोरम के ऊपर जाऊँगा, इनके ऊपर एप्लीकेशन दूँगा, और अभी पुलिस के ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाइयाँ मेरी पेंडिंग हैं, वो मैं करूँगा इंशाअल्लाह। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये पुलिस वाले सारे के सारे जिन्होंने ये जुल्म और ज़्यादती की है, इनके बारे में ना सिर्फ डाटा मौजूद है, बल्कि इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया है या मेरे आसपास लोगों के साथ किया है, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है, और वक्त आने पर इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन मैंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इसको देख रहे हैं एक और नज़र से। वो ये कह रहे हैं हमारे घर में तो रोज़ाना छापे पड़ते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, रोज़ाना हमारे घर वालों को आकर पुलिस वाले मारते हैं, अटैक करते हैं, हमला करते हैं, जलील करते हैं, ख़वातीन को उठाकर ले जाते हैं, बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, मर्दों को घसीटते हुए ले जाते हैं। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस ऐसा है कि जब पूछते हैं उनको कि आपके पास है कोई वारंट, तो पुलिस दिखाती ही नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लोग शिकवा कर रहे हैं। उनका शिकवा बिल्कुल जायज़ है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मुबैना तौर पे पुलिस ने गलत काम किया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ज़रा उसको आप सुन लीजिए। बहावल नगर के इलाके चक सरकारी में छापे के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद पर SHO समेत 4 अहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि SHO रिजवान अब्बास और 3 अहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और फ़राइज़ में कोताही पर दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस अहलकारों के ख़िलाफ़ तहकीकात की जा रही हैं, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये याद रहे कि 2 रोज़ कबल मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एक घर पर पुलिस ने छापा मारा था। ये पुलिस नॉर्मली ऐसे ही करती है। हमने एक बंदा पकड़ा, उसने निशानदेही की, फ़लाँ घर के अंदर बंदे, हम उस घर के अंदर फ़लाँ के अंदर दाखिल हो गए। यानी किसी भी घर के अंदर दाखिल होने के लिए इस किस्म का एक बहाना हमेशा बनाते हैं। और ये छापा मारा, और मुलजिम के अहले खाना ने पुलिस पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने और तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने दावा किया कि मतलूब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एक घर में छापा मारा था, जिस दौरान अहले खाना समेत मुतअद्दिद अफराद ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, पुलिस ने पहले तो खुद गैर कानूनी काम किया, ये कह के कि हम किसी बंदे के पीछे आए थे। ऊपर से वो जो घर वाले हैं उन्होंने पकड़ के उनको बिठा के उनको फेंटी लगा दी पुलिस वालों को। और पुलिस ने ख़वातीन समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया। फिर पुलिस ने वही काम किया जो वो करती है। उन्होंने कहा दे सारे दे पर्चा। पुलिस ने सब पे पर्चा दे दिया और मामला रफा दफा करने की कोशिश की। बाद में पता चला कि पुलिस का भी कसूर है, और क्योंकि जो वहाँ पे जिस घर के ऊपर पुलिस ने रेड किया था उसमें एक पाक फौज का एहलकार था। जब मामला खुला तो उन्होंने पकड़ के पुलिस वालों ने अपने पुलिस वाले अंदर कर दिया, उनके ऊपर पर्चा भी दे दिया। अब उसके बाद जो है वो क्या हुआ, वो मनाज़र आप सारे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। फिर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फोर्स आई, उन्होंने पकड़ के पुलिस वालों को फेंटी लगाई। पुलिस वालों ने एतराफ़ जुर्म भी किया। पुलिस वाले जो है वो घुटनों के बल भी बैठे, उन्होंने माफ़ियाँ भी मांगी, और ये पुलिस के साथ हुआ। लेकिन क्या जितना भी पुलिस ने जुल्म किया पिछले 2 साल में हम देखते रहे, क्या कहीं पे पुलिस के साथ ये सारा कुछ हुआ? ये सारा कुछ इससे पहले पुलिस के साथ नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने बड़ी बड़ी ज़्यादती की है, बड़ा बड़ा जुल्म किया है। परवेज़ इलाही के घर का दरवाज़ा जो है उसको गाड़ियाँ मार मार के बख्तरबंद वाली इन्होंने तोड़ा है पुलिस वालों ने। उसके अलावा जो कुछ हमने देखा बाकी जगहों पे, अल्लामा इकबाल की बहू उनके घर के दरवाजे पे गाड़ियाँ मार के गेट तोड़ के अंदर गए, और बहुत सारी जगहों पे, मैं तो उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जो चीदा चीदा लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं, मार मार के छापे तबाही फेर दी। मेरे अपने घर पे 3 दफ़ा पुलिस आई है, और बगैर वारंट के आई है हर दफ़ा। वारंट इन्होंने कभी नहीं दिखाया, और कोई कानूनी जवाब नहीं था छापा मारने का। बहरहाल यहाँ पुलिस वालों ने गलत किया, फिर उनके साथ हुआ वो जो फिर गलत करने वाले के साथ होता है। लेकिन गलत, वो एक मुझे जुमला याद है एक दोस्त का, उन्होंने कहा उन्होंने गलत किया और फिर उनके साथ गलत हो गया। यानी उसने खुद गलत किया और फिर उसके साथ भी गलत हो गया। कहीं ना कहीं जाकर तो जो रस्सी आपकी दराज होती है वो पकड़ी जाती है।
अब ये जो अपडेट्स आई हैं उसमें ये है कि पाक फ़ौज के एहलकारों ने पुलिस स्टेशन ए डिवीज़न भावलनगर में पुलिस एहलकारों से मैन हैंडलिंग की। अब इसमें आरपीओ भावलपुर, ये एक बाकायदा तफसील आ गई है, आरपीओ भावलपुर पुलिस लाइन्स भावलनगर पहुंचे और ज़ख्मी पुलिस एहलकारों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद वो भावलनगर कैंट चले गए। आरपीओ और भावलपुर डिवीज़न और कमांडर 57 ब्रिगेड भावलनगर के दरमियान मुलाकात हुई। बाद आरपीओ कमांडर 57 ब्रिगेड और डीपीओ भावलनगर ने डीएचक्यू अस्पताल भावलनगर के सर्जिकल वार्ड का दौरा किया। उन्होंने मरीज़ों बिलखसूस ज़ख्मी फ़ौजी जवानों से मुलाकात की। अच्छा, फ़ौजी जवान भी ज़ख्मी हैं, ये यहाँ हमें पता चल रहा है। शुक्र है उसकी कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, वरना दिल और बुरा होता हमारा देखकर कि आपस में जो है वो इस किस्म की लड़ाई हो रही है। लेकिन ये जो फ़ौजी जवान ज़ख्मी हुए उनके साथ वगैरह मुलाकात की और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया। हस्पताल से वो डीसी ऑफिस भावलनगर मुकालमे के लिए गए। आरपीओ, डीपीओ, डीसी और कमांडर 57 ब्रिगेड ने वहाँ मीटिंग की। मामला खुश असलूबी से हल हो गया। दोनों महकमों के अफसरान ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया ने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने मुजरिमों और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने के इरादे का इजहार किया। मुलाकात के बाद आरपीओ ने दोबारा डीएचक्यू अस्पताल का दौरा किया और ज़ख्मी फ़ौजी एहलकारों को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। फ़ौज के ज़ख्मी एहलकारों को इलाज के लिए सीएमएच और पुलिस एहलकारों को डीएचक्यू अस्पताल भावलनगर मुंतकिल कर दिया गया है और एफआईआर का मामला आने वाले दिनों में हल हो जाएगा। ये है जी सूरत हाल वहाँ से। और उसके बाद पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं, बहुत ज़रूरी है। पुलिस ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया है अपने ऑफिशियल पंजाब पुलिस ऑफिशियल अकाउंट से, ऑफिशियल DPRPP यानी पुलिस का जो PR का डिपार्टमेंट है उसने ये दिया है। वो ये लिखते हैं कि भावलनगर में पेश आने वाले मामूली वाक़या को, वैसे मामूली तो वो लग नहीं रहा विजुअल्स को देखते हुए जो हमें नज़र आ रहे हैं, लोगों का खून भी निकल रहा है, चोटें भी लगी हैं। फिर पुलिस ने जो हरकत की, लोगों के घर के अंदर घुसकर ख़वातीन के ऊपर टॉर्चर किया, वो भी गैर मामूली है और जो पुलिस के साथ हुआ वो भी गैर मामूली है। लेकिन अब प्रेस रिलीज़ है तो एज इट इज़ पढ़ के आपको सुना देते हैं। भावलनगर में पेश आने वाले मामूली वाक़या को सोशल मीडिया पर स्याको सबाक से हटकर और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ये गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई महाजराई हुई है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा बातें वायरल होने के बाद दोनों इदारों की तरफ से फौरी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की गई, ईद वाले दिन ही की गई, जिसमें दोनों इदारों के अफसरान ने तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लिया और मामले को खुश असलूबी से हल कर लिया। पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस दहशतगर्दों, शरपसंदों और ख़तरनाक मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए पूरे सूबे में मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। आवाम से दरख्वास्त है कि वो सोशल मीडिया के जाली प्रोपेगेंडा पर कान ना धरें। मामला ये है कि ये तो मामला हो गया खुश असलूबी से हल, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा कोई भी दो इदारे ऐसे आमने सामने नहीं आएंगे कि मैन हैंडलिंग हो, चाहे एक तरफ से हो चाहे दूसरी तरफ से हो। और अगर कभी ऐसा कोई वाक़या होता भी है तो कानून का दरवाज़ा खटखटाया जाए, ना कि कानून को अपने हाथ में कोई भी एक फ़रीक ले। रूल ऑफ लॉ तो इसी को कहते हैं कि कानून के मुताबिक चीज़ों को डील किया जाए, ताकत और डंडे के साथ डील ना किया जाए। अब आ जाए इस मामले के ऊपर कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या तूफ़ान मचा हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुलिस से बहुत मार खाई है 2 साल में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और भी बेशुमार लोगों ने बहुत मार खाई है पुलिस से। पुलिस आपको पता है जहाँ किसी को कमज़ोर देखती है तो दबा देती है, कुट शुट लगा देती है। तो पुलिस ने जिस जिसको कुट लगाई है वो लोग अपना कथारसिस कर रहे हैं इन विजुअल्स को देख के, और वो ये देख रहे हैं कि जी पुलिस वाले जो हमें बहुत मारते थे अब उनको मार पड़ रही है। तो इस किस्म का लोगों का एक तासुर है और पुलिस के साथ लोग हमदर्दी नहीं कर रहे, और मुझे इस बात के ऊपर अफसोस हो रहा है कि पुलिस के साथ लोग हमदर्दी नहीं कर रहे, हालांकि वो भी हमारा एक इदारा है। नादरीन, जो जजेस वाला मामला है ना, जो 6 जजेस ने ख़त लिखा, ये तूल पकड़ता जाएगा और ये इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक भी ये जो 6 जजेस हैं ये डटे हुए हैं और इन्होंने बहुत सोच समझ के तमाम रास्ते अपनाने के बाद आखिरी रास्ते के तौर पर यह ख़त लिखा था। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। और कादी फ़ायद ईसा साहब ने पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर ली, उसके बाद उन्होंने कमीशन के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर कर दी, कमीशन बन गया। फिर वो कमीशन जिनके नाम का बना उन्होंने मादरत कर ली, उसके बाद आज खुद नोटिस ले लिया। अब 7 रुकनी बेंच था, एक जज छोड़ के चले गए। लेकिन इसके अंदर जो पहला जो हेयरिंग हुई है उसका जो उसकी जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं, और आज खुद नोटिस की पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है।
अदलिया की जानिब से बतौर इदारा जवाब के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार और वफाक से तजावीज़ तलब की गई हैं। अच्छा, इन तीनों के बारे में आप जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार हो और वफाक, इन तीनों जगह पे मुस्लिम लीग नून है जो इस सारी सिचुएशन की बेनिफिशरी है। यानी जजेस ये कह रहे हैं कि इमरान खान के केसेस के मामलात में हम पे दबाव आया और उस दबाव की वजह से फ़ायदा शहबाज शरीफ साहब को पहुंच रहा था। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म हैं। मुस्लिम लीग नून की ही जो वकला का ग्रुप है वो मौजूद है पाकिस्तान बार कौंसिल में और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार में। दोनों जगह पे मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता वकला मौजूद हैं। यानी एहसन भून साहब या आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका वहाँ पे कंट्रोल है। और तीसरा, जब वफाक से जवाब मांगा जाएगा तो वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अब एक मरतबा फिर जिनकी हुकूमत है या जो बेनिफिशरी हैं उन्हीं से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तजावीज़ तलब कर ली हैं। वो तजावीज़ अब क्या होंगी वो हम देख लेते हैं। 29 तारीख को हमारे सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहली समाअत के हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के ख़त के मामले की संजीदगी को देखते हुए अज़ खुद नोटिस लिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि मामले की संजीदगी को देखते हुए वज़ीर आज़म से मुलाकात का फ़ैसला किया गया और फुल कोर्ट इजलास में आर्टिकल 248 के तहत वज़ीर आज़म को हासिल इस्तिस्ना का हवाला दिया गया है। वज़ाहत करते हुए ये भी बताया गया कि वज़ीर आज़म या वज़ीर कानून को तलब नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 248 के तहत हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून ने लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के घर जाकर मुलाकात की और बाद अज़ां इंक्वायरी कमीशन के बारे में मुजव्वज़ा TOR भी फराहम किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदकिस्मती से तसद्दुक जिलानी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बुरी मुहिम चलाई गई। अच्छा, अब मामला ये है कि वो ख़ुद ये कह चुके हैं तसद्दुक जिलानी कि सोशल मीडिया की मुहिम से कोई उनका लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो तहरीरी हुक्मनामा लिखा गया ये उसी तारीख को लिखा गया था जब काजी या उन्हीं दिनों में हुआ जब काजी फ़ायद ईसा साहब ने अदालत में ये फ़ेक न्यूज़ दी थी कि तसद्दुक जिलानी साहब के ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत दबाव आया जिसकी वजह से वो पीछे हट गए। लेकिन तसद्दुक जिलानी साहब ने बाद में कहा कि काजी साहब ने ये फ़ेक न्यूज़ दी है, मैं इस वजह से नहीं हटा, मेरे पे अपने ज़मीर का बोझ था या उसका दबाव था, इस वजह से मैं हटा था, ये काम मेरा करने का था नहीं, ये आपके करने का था। तो अब वही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी आ गई है, तहरीरी तौर पे आ गई है। तो उम्मीद है कि काजी साहब इसकी तस्हीह कर लेंगे। और अदालत उज़्मा ने अपने हुक्मनामे में बताया कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जजों के ख़त में मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौर का कोई वाक़या दर्ज नहीं है। ये तो अब जजेस बताएंगे या उनका कोई वकील अदालत में आएगा तो बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों के ख़त के मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रद्द-ए-अमल के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाक से जवाब, वही बात होगी कि जवाब भी उनसे मांगा जो इसके वही वाला मामला उसी जगह पे ले गए हैं जो इसके बेनिफिशरी हैं, उन्हीं से जवाब मांगा या तजावीज़ मांगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इसके अंदर एक चीज़ और है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि अतर बिन अल्लाह साहब का इसके अंदर एक इजाफी नोट है। अतर बिन अल्लाह साहब जो है वो इसमें क्या कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त ज़ाहिर करता है कि वो हर मुतल्लिका फ़ोरम पर मामला उठाते रहे हैं। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया। 6 जजेस ने वही किया जो हर जज हलफ के मुताबिक करने का पाबंद है। शक की कोई वजह मौजूद नहीं। बड़ा क्लियर कट लिखा अतर बिन अल्लाह साहब ने और उन्होंने जजेस को सपोर्ट किया पूरी तरह से। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। जुल्फ़िकार दी भुट्टो रेफरेंस में अदालत खुद ये मान चुकी है कि मुदाखलत किस हद तक है। ये दिखाने के लिए असगर खान केस ही काफ़ी है। यानी भुट्टो साहब के केस में भी अदालत मान चुकी है, असगर खान केस के अंदर भी पता है कि कितनी मुदाखलत एजेंसीज की जाती है सियासी मामलात के या सियासी नौयत के केसेस के अंदर। उसके बाद कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त में एक और संगीन मसला ये भी है कि आइन और कानून तोड़ने को मामूल की बात समझने का कल्चर शुरू हो गया है। ये भी अतर बिन अल्लाह साहब ने कहा। उन्होंने कहा आला तरीन आइनी अदालत के जज की हैसियत से हम ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जेक्टिव इख्तियारात के इस्तेमाल में संगीन गलतियां करें और अदालतें अपनी आंखें बंद रखें और इसके नताइज इनफरादी आज़ादियों और हुकूक पर पड़ते हैं। यानी आम आदमी के हुकूक इससे मुतासर हो जाते हैं। अगर अदालतें शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें तो शहरी अदलिया की आज़ादी पर सवालात उठाने में बिल्कुल हक बजानिब हैं। अतर बिन अल्लाह साहब ने कहा कि कभी किसी का एहतसाब नहीं हुआ जिसकी वजह से बिगाड़ बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हलफ के मुताबिक करने का पाबंद है और उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस ने आइन की पासदारी का हलफ
उठाया है। हाई कोर्ट के 6 जजेस पर शक करने की कोई वजह मौजूद नहीं है। ये अतर अमानुल्लाह साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये कह दिया। लेकिन नाज़रीन, एक आखिरी खबर है, मैं आपको इस वीलॉग में जाते जाते दे देता हूँ कि पहाड़ जैसा हौसला क्या होता है। यानी मैंने जब ये खबर सुनी तो मैं हिल गया था, और मैंने वो विजुअल देखा जिसमें इस्माइल हानिया, उनको उनके 3 बेटों और पोतों की शहादत की खबर दी जा रही थी। टेलीफोन पे उनको उनके 3 बेटों, 3 जवान बेटे हैं, उनकी तस्वीरें मैंने देखी हैं। वो बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। ये हमास के रहनुमा हैं, इस्माइल हानिया हमास के लीडर हैं, और उनके 3 बेटे शहीद हो गए हैं, और साथ उनके 3 पोते भी शहीद हो गए हैं। और ये वो उस वक्त हुआ, यानी उन्होंने बताया कि मेरे बेटे वहाँ मौजूद थे। एक का नाम हाजिम है, एक का नाम आमिर है, एक का नाम मोहम्मद है। वो शहीद हो गए हैं। वो ख़ुद गज़ा से कतर आए थे और ज़ख्मियों की अयादत के लिए अस्पताल में मौजूद थे। उन्होंने अपने जो बेटों की खबर सुनी है शहादत की, वो इस अंदाज़ में सुनी है और इतने सब्र के साथ सुनी है कि नाकाबिले बयान है। मैं हैरान हो गया इस आदमी का पहाड़ जैसा हौसला देखकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सब्र अता फ़रमाए, फ़लस्तीनियों को सब्र अता फ़रमाए, और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मुश्किलात को आसान फ़रमाए। उनके लिए अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे, किसी तरह उनकी मुश्किलात कम कर दे। हम तो बेबस हैं मुसलमान। हमारे हुक्मरान जो हैं वो कोई इकट्ठ कर नहीं सकते, इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो अवाम है वो बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान में तो ये भी हुआ कि किसी जगह पे किसी ने झंडा निकाला तो वो पकड़ा गया, किसी जगह पे कोई एहतजाज करने निकला तो वो गिरफ़्तार हो गया। कई और मुल्कों में जब लोग निकलते हैं तो वो भी गिरफ़्तार हो जाते हैं। तो ये तो मुसलमान मुल्कों के अंदर की सूरत हाल है। इस्माइल हानिया ने कहा कि हमारे तमाम लोगों और गज़ा के रिहायशियों के तमाम ख़ानदानों ने अपने बच्चों के खून की भारी कीमत अदा की है, और मैं भी इनमें से एक हूँ। अब उनके बच्चे वहाँ मौजूद थे और गज़ा के अंदर वो शहीद हो गए, पोते भी और बेटे भी। लेकिन मैंने हौसला देखा उस शख्स का, पहाड़ जैसा हौसला। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।